दोस्तों आज ये क्रॉनिकल की दूसरी वीडियो है और इसमें हम क्रॉनिकल के कुल 4 चैप्टर तैयार करेंगे। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो जाएगा, दूसरा पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाएगा और चौथा जो है वो रिपोर्ट और इंडेक्सेस से संबंधित है। तो कुल 4 चैप्टर हम इस वीडियो में तैयार करने वाले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, क्योंकि एग्जाम से 4-5 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसी से लगभग 60% क्वेश्चंस जो हैं वो आपको परीक्षा में मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि इस बीच का जो करंट अफेयर्स है उसको चुन चुन के तैयार करिए। तो उसी कड़ी में हमारा ये प्रयास है। दूसरी वीडियो है। पहली खबर है जापान में टाइफून, नाम क्या है? सांसान, और इसने प्रसिद्ध द्वीप को प्रभावित किया। उस द्वीप का नाम क्या है? आइलैंड का क्यूशू। आप सबको पता है कि ये जो क्यूशू है ये दक्षिणी आइलैंड है। बस इतना ही आपको इसमें देखना है। अचूक मार्क सामग्री तैयार हो रही है जिसमें सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको दे दिया जाएगा और पीसीएस के लिए सितंबर तक करंट अफेयर्स आपको तैयार करना जरूरी है। तो मैगजीन भले ही ना आ पाए समय से, लेकिन आपको अचूक मार्क सामग्री वाकई में बहुत अच्छे से तैयार करके दूंगा ताकि आपको कुछ और ना पढ़ना पड़े। और इसी बीच आँख वाली दृष्टि भी आ जाएगी, उसको भी हम लोग करेंगे। और वीडियो को यार अंत तक देखा करिए और शेयर भी किया करिए। जब व्यूज़ वगैरह आते हैं, आप लोगों के लाइक्स आते हैं और आप लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उत्साहित करती हैं। यार मशीन थोड़े हूँ यार, इंसान हूँ, कुछ ना कुछ तो एनर्जी का स्रोत होना चाहिए ना, एक तरफा चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने यूएसए की यात्रा की है और यहाँ पर अपने समकक्ष, जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्री हैं वहाँ पर लॉयड ऑस्टिन हैं, उनसे मुलाकात की। तो इनका नाम जहन में डाल लीजिएगा। और एक गैर बाध्यकारी, मतलब बाध्यकारी समझौता नहीं है, जिसका नाम है सोसा, उस पर भी बातचीत हुई। सोसा मतलब आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित समझौता। फुल फॉर्म इसकी होती है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। काहे की सप्लाई होती है? जो सुरक्षा से संबंधित, रक्षा से संबंधित हथियार या उपकरण हैं उनको एक दूसरे को देने में ये दोनों देश प्राथमिकता को बरतेंगे। जैसे यदि कोई हथियार अमेरिका को चाहिए और वही हथियार भारत से रूस को भी चाहिए तो इस समझौते के तहत भारत पहले वो हथियार अमेरिका को देगा। यही चीज़ें अमेरिका पर भी लागू होती हैं। लेकिन याद रखिए ये गैर बाध्यकारी समझौता है, मतलब एकदम उसी को दे ये जरूरी नहीं है, अपने हितों को भी ध्यान में रखेगा भारत। दूसरा, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ और इसमें उद्देश्य के तहत क्या था? व्यापार आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। तो व्यापार और आर्थिक संबंधों की जहाँ बात आएगी तो वहाँ वित्त मंत्रालय भी इंक्लूड होगा, वाणिज्य मंत्रालय भी इंक्लूड होगा और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय तो होगा ही होगा। अश्विनी वैष्णव को थोड़ा याद रखिएगा, जो कि सूचना और प्रसारण और इसके साथ ही रेल मंत्री भी हैं। तो कुल 4 मंत्री भारत से इसमें शामिल हुए, इनको जहन में डाल लीजिए। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री और अश्विनी वैष्णव। सिंगापुर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको याद रखना है, 2023-24 में जो FDI है वो सर्वाधिक सिंगापुर से आया था। बस यही एक फैक्ट जो है दिमाग में डाल लीजिए। अब बात करते हैं मोदी जी की यूक्रेन यात्रा की। तो 23 अगस्त को मोदी जी यूक्रेन में थे और 23 अगस्त के समय ही भारत में क्या मनाया जा रहा था? अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो उसका संबोधन किसने किया? मोदी जी तो थे यूक्रेन में, तो संबोधन जो है उस सम्मेलन का, उस समारोह का मुर्मू ने किया, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन गए थे मोदी जी और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, ये भी याद रखिएगा। कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता पर जो है केंद्रित 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि भारत ने 4, कितनी संख्या भी याद रखनी है, 4 भीष्म क्यूब्स जो हैं वो दान किए। भीष्म क्यूब क्या है दोस्तों? ये पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं। ये आपको मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ाया था। इनका परीक्षण कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं, इनको जो है पैराशूट के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उतारा जा सकता है। और आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में क्या स्थिति है, तो ऐसे में इनकी आवश्यकता वहाँ पर है। तो भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिए हैं, याद रखिएगा। लगे हाथों मोदी जी ने पोलैंड की भी यात्रा कर ली। पोलैंड की राजधानी है वारसा और ऊपर हमने क्या पढ़ा? यूक्रेन की राजधानी है कीव, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनसे मुलाकात की और इन्हीं के निमंत्रण पर गए थे। मोरारजी देसाई के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो पोलैंड गए हैं। और इसी दरमियान जो है मोदी जी ने यूक्रेन और पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक जिस ट्रेन से यात्रा की उस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। ये ट्रेन का नाम आपको याद रखना है। फिर है 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको संबोधित किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और
अफ्रीका के बीच जो है ये सम्मेलन हुआ है, इसको किसने उद्घाटित किया है? जगदीप धनखड़ ने। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम क्या थी? एक भविष्य का निर्माण। बस इतना ही याद रखिएगा। फिर क्या है? जापान और भारत की जो 2+2 वार्ता है वो कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। 2+2 वार्ता में आप सबको पता है कि एक विदेश मंत्री होता है और दूसरा रक्षा मंत्री होता है। भारत जो है 2+2 वार्ता और कौन कौन देशों के साथ कर रहा है? अमेरिका के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, रूस के साथ करता है, जापान के साथ करता है, ठीक है, और ब्राज़ील के साथ भी कर रहा है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। नेपाल भारत को कितने मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा? तो बस इतना फैक्ट याद रखिएगा, 251 मेगावाट। नेपाल करेगा, भारत नहीं, नेपाल भारत को देगा, याद रखिएगा। पेंटोगटार्न सिनावात्रा, यहाँ पर लिखा है पेंटोगटार्न, बस अपना अपना लहजा है बोलने का। मैं पेंटोगटार्न कहता हूँ, आप समझिएगा। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, फेउ थाई पार्टी। सबसे युवा प्रधानमंत्री हो गई हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? श्री थाविसिन का स्थान लिया है। और इन पे जो है आरोप लगा था कि इन्होंने जो अपनी मंत्रिपरिषद है उसमें एक आरोपी को जो है मंत्री बनाया था, तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बात करें थाईलैंड की तो इसकी जो करेंसी है वो वाहत है और राजधानी है बैंकॉक। फिर औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ, इसको नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा। क्रोएशिया, 15 अगस्त को क्रोएशिया ने 2 महीने की अनिवार्य सेवा अपने यहाँ फिर से शुरू कर दी। सैन्य सेवा मतलब यहाँ की जो सेना है उसमें नागरिकों को 2 महीने के लिए सेवा देना अनिवार्य कर दिया है। क्यों कर दिया है? आप सबको पता है, रूस यूक्रेन में जो हालात पैदा हैं, इसको भय है कि हमारे यहाँ भी ना हो जाए, तो अपना पहले से ही इंतजाम कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत के जो कैग हैं और उज्बेकिस्तान के कैग, जिसको वहाँ पर क्या बोला जाता है? चैम्बर ऑफ अकाउंट्स, इन दोनों के बीच जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की ताशकंद, वहाँ पे समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या होगा? दोनों के बीच अपने अपने अनुभव साझा करना, बस यही इसका उद्देश्य है कि तुम्हारे यहाँ कैसे काम होता है और हमारे यहाँ कैसे काम होता है, तुम्हारे यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं और तुम हमारे यहाँ से क्या सीख सकते हो। यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं पर बात हुई। एक मिनट। फिर 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? कैनबरा में आयोजित हुई, बस यही याद रखिएगा। और 7वीं कहाँ आयोजित होगी? 7वीं आयोजित होगी नई दिल्ली में। फिर है पाल कागामे, ये दोस्तों 4थी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। रवांडा की राजधानी है किगाली। 4थी बार ये राष्ट्रपति बने हैं और उसकी पद की शपथ ली है, बस इतना याद रखिएगा। जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इनके लिए भारत वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दे रहा है। वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है दोस्तों? ये लोग, इन देशों के लोग भारत में आएंगे और इनको तुरंत ही वीज़ा उपलब्ध करा दिया जाएगा, बस यही आपको याद रखना है। वीज़ा ऑन अराइवल यही होता है। शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा कब हुआ? 5 अगस्त 2024 को। आपने खूब सबने वीडियो देखी होंगी। और इन्होंने भारत में शरण ली और ढाका से निकलने के बाद, जो कि वहाँ की राजधानी है ढाका, और जहाँ पर बिम्स्टेक का सम्मेलन भी, यार सम्मेलन कहाँ से हो जाएगा? बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर भी है। ढाका से ये निकली और ढाका से निकलने के बाद यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे पहुंची। तो ये हिंडन एयरबेस आपको याद रखना है, कहाँ है? यूपी के गाजियाबाद में। और इनके विषय में आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। वो है कि ये 2 बार, मतलब ये कब से कब तक वहाँ की प्रधानमंत्री रही? एक बार 1996 से 2001 के बीच, और दूसरी बार 2009 से लगातार 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। तो ये टर्म याद रखिएगा। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बिटिया हैं, ये भी आपको याद रखना है। चीन ने अपना पहला उपग्रह समूह नेटवर्क मतलब कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जो नेटवर्क उपलब्ध कराएंगे। मतलब इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर कहें जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका जो एक प्रोग्राम है स्टारलिंक, उसका एक विकल्प है, उसको चीन ने लॉन्च किया है। बस यही आपको याद रखना है। कुल 18 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। संघीय गणराज्य जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र कमान मतलब यूनाइटेड नेशन कमान की बात हो रही है। यूएसए इसका नेतृत्व करता है और जो जर्मनी जब इसमें शामिल हुआ तो ये 18वां देश बन गया है। बात करें यूएनसी की तो क्या है ये उत्तर कोरिया के साथ भारी किलेबंद सीमा की पुलिसिंग में मदद करता है। आपको पता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में समस्या बनी रहती है, तो
उनके बीच जो बॉर्डर है, अब जर्मनी क्या करेगा, अपनी सेना भी वहाँ तैनात करके दक्षिण कोरिया की एक तरह से रक्षा करेगा या मदद करेगा। बस यही इसका उद्देश्य है यूएनसी का। तो जर्मनी जो है इसका 18वां सदस्य बन गया है। अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर को खोजा गया। उस क्रेटर का नाम रखा गया है पासंग लाहामू। लाहामू नाम रखा गया क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो लाहामू हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नेपाली महिला हैं, पहली नेपाली महिला हैं जिनका नाम है पासंग लाहामू। इन्हीं के नाम पर जो दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर हमारा लैंडर विक्रम उतरा है, वहीं पर जो नया क्रेटर खोजा गया है उसका नाम रखा गया लाहामू। याद रखिएगा। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, ठीक है, 2024-25 के लिए चाइना से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है लेकिन आप समझिएगा इसको। इसके अध्यक्ष का पदभार जो है किसको मिल गया है 2024-25 के लिए? भारत को। बस यही याद रखना है। और ये करता क्या है? एडीपीसी, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा के जोखिम को कम करता है और इस क्षेत्र को जलवायु लचीला बनाता है। मतलब जो जलवायु परिवर्तन होता है किस तरह से वो इसको सह पाए, ऐसा बनाता है ये सेंटर। भारत और 8 पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको आपको जहन में रखना है। ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, भूटान भी इसका सदस्य नहीं है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है साइंस एंड टेक, और उसकी पहली खबर है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। इसका जलावतरण किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में। बस याद रखिएगा। काम क्या है? अपने नाम के अनुरूप ही ये काम करेगा। समुद्र में जो भी प्रदूषण है, फिर चाहे तेल रिसाव का हुआ या कोई और, उस सब के खिलाफ काम करेगा। कोस्टल गार्ड का शिप है, याद रखिएगा। दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात, दोस्तों ये नौसेना में शामिल हो गई, इसीलिए चर्चा में रही है। विशाखापत्तनम में जो है इसको शामिल किया गया। नाम है इसका आईएनएस अरिघाट। और सवाल बनता है कि पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत। तो अब तक 2 ही परमाणु पनडुब्बियां हैं भारत के पास, एक आईएनएस अरिहंत और दूसरी अरिघाट। दोनों के नाम में पहले अरि लगा हुआ है, याद रखिएगा। अरि मतलब दोस्तों क्या होता है? अरि का मतलब होता है शत्रु, शत्रु। तो अरिहंत मतलब अरि को मारने वाली, अरिघाट उसका भी कहीं ना कहीं अर्थ इसी तरह से निकलता है, तो याद रखिएगा। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिल कोल। अब इसका ट्रिक देखो बन रहा है। हिल कोल मतलब कॉलेरा, हैजा, हिल मतलब हिलाने वाला। तो ये क्या कर रहा है? कॉलेरा को हिलाने के लिए एक वैक्सीन खोजा गया है, उसका नाम क्या है? हिल कोल। बस यही याद रखिएगा। किसने इसको तैयार किया है, किसने लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। और ये जो वैक्सीन दिया जाएगा ये ओरल वैक्सीन है, मुंह के जरिए दिया जाएगा और 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाएगा। एमपॉक्स से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ की वैश्विक योजना जो है डब्ल्यूएचओ ने शुरू की है। कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए। एक योजना जो है, एक एक्शन प्लान जारी किया कि किस तरह से एमपॉक्स से निपटा जाएगा। तो 6 महीने के लिए जो है डब्ल्यूएचओ ने जारी किया है एक्शन प्लान को। और डब्ल्यूएचओ इससे पहले 14 अगस्त को सार्वजनिक रूप से जो है आपातकाल घोषित कर चुका है एमपॉक्स को लेके। फिर पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया गया है। रीयूजेबल रॉकेट चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। नाम है इसका रूमी 1। और इसको लॉन्च किसने किया है? एक स्टार्टअप, स्पेस जोन इंडिया। अब विकल्प में कभी कभी श्रीहरिकोटा भी दिया जा सकता है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आप भ्रमित मत होइएगा, इसको चेन्नई से प्रक्षेपित किया गया है। फिर है भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च हुई है। जैसे पहले कोविड को लेके आरटीपीसीआर किट लॉन्च हुई थी, वैसे ही भारत ने मंकी पॉक्स को लेके एक किट लॉन्च की है। और जिसको बनाया है किसने? आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन नामक कंपनी ने बनाया है। और इसका नाम आपको कतई याद रख लेना है, इरवा एमडीएक्स। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसको मान्यता दे दी है। और बात करें मंकी पॉक्स की तो इसके लक्षण जो है चेचक के समान होते हैं और पहली बार इसको 1958 में बंदरों में देखा गया था। तो ये जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से मनुष्य में फैलती है। ऐसी बीमारी को ही जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू हो गया है। कहाँ पर? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, KAPS काप्स, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। 700 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये स्वदेशी है और 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। काकरापार है कहाँ? तो गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी मिलान करने के लिए यूपीपीसीएस में दे दिया जाता है। और दबा के पढ़िए यार, PYQ जो करंट अफेयर इनको बहुत अच्छे से रगड़िए। और पूर्वालोकन, भारत इसी डिजाइन के 14 और बनाएगा, ये भी जहन में डाल लीजिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन स्थान याद रखिएगा और पावर प्लांट का नाम भी याद रखना है।
इसरो ने EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS का मतलब यही होता है 08 को प्रक्षेपित किया। अब अपने नाम के अनुरूप ये काम भी करेगा। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा मतलब उसका निरीक्षण करेगा या फिर एक तरह से निगरानी करेगा। तो ये आपदा की निगरानी करेगा, पर्यावरण की निगरानी करेगा, अग्नि का पता लगाएगा, दावानल का पता लगाएगा, ज्वालामुखी गतिविधियों, इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगा। तो सवाल बनता है कि इसको प्रक्षेपित किस व्हीकल से किया गया, तो SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे इसको प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया। स्वदेशी कामिकोज ड्रोन का अनावरण किया गया। इसको बनाया किसने है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बनाया है। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है। 25 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है और 1000 किलोमीटर का दायरा कवर करेगा। बात करें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की, नाल की, तो इसका गठन जो है 1959 में किया गया था और ये जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक है। स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, नाम क्या है, डेंगी आल। इसके तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा तब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, बस इसका नाम याद रखिएगा, डेंगी आल, डेंगी आल। लारेंज कहाँ से हो जाएगा यार, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, नाम है गौरव। DRDO ने जो है इसका परीक्षण किया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये हवा से लॉन्च करने वाला बम है, याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो हवा से ही इसको छोड़ा जाएगा और ये अपने गंतव्य पे जाके तबाही मचा देगा। तो ग्लाइड बम है गौरव, याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी का। मंगल ग्रह पे तरल अवस्था में पानी की खोज की और ये जो है एक पत्रिका में प्रकाशित हुई है खबर, बस इतना ही याद रखिएगा। मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी, अब आप सबको पता है कि जल ही जीवन है, इसलिए कोई भी ग्रह या उपग्रह जब खोया जाता है तो सबसे पहले उस पर पानी की खोज की जाती है। जब पानी की खोज हो जाएगी तो इसका मतलब उस पर जीवन है। तो जहाँ पर भी कोई अभियान चलाया जाता है तो सबसे पहले पानी की खोज की जाती है। तो मंगल ग्रह पे एक साइंस की मैगजीन में प्रकाशित हुआ है, वहाँ पर खोज हुई है। मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, इसका विकास जो है किया है किसने, खबर दी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खबर दी है। ये है क्या, ये एक तरह की झिल्ली है और ये क्या करेगी, प्रयोगशालाओं में जब अमोनिया वगैरह का रिसाव होता है तो वो पता लगाने में सहायक होगी। जैसे लिटमस पेपर होता है, ठीक वैसी ही एक झिल्ली है और जब कोई रिसाव होगा अमोनिया वगैरह का या उससे संबंधित गैसों का, तो वो अपने रंग को परिवर्तित करके ये बताएगी कि यहाँ पर अमोनिया का रिसाव हुआ है। बस यही खबर है। फेफड़ों के कैंसर के लिए एक टीके का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। विश्व के पहले mRNA कैंसर के टीके का परीक्षण जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो परीक्षण किया जा रहा है, नाम इसका जहन में डाल लो, BNT116, VNT116। तुम यार सोचते होगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ लेके चलता है। mRNA वैक्सीन मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसकी फुल फॉर्म रट लेना है। रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई-सूज, इसको हम देखो पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। DRDO ने जो है इनको बनाया है और नहीं, DRDO को इंदौर, IIT इंदौर ने जो है DRDO को सौंपा है। इसमें है क्या दोस्तों, ये ई-सूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूज हैं, ऐसे सूज हैं जिनको यदि सैनिक पहन लेंगे तो उनको ट्रेस किया जा सकेगा कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है, एथलीट दौड़ रहे हैं तो वो इसको पहन के दौड़ेंगे तो उनकी चाल का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। तो ऐसे ही कई काम किए जा सकते हैं, अपने निजी इस्तेमाल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब इसके उद्देश्य हैं। और ये जो है रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, मतलब कहाँ पे है, इनको जो पहने हैं वो है कहाँ। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। तो ये बनाया किसने है, IIT इंदौर ने बनाया है और DRDO को सौंपा है। और ये जो है अपनी गति जैसे जैसे वो चलेगा पहनने वाला, उसी के आधार पे ये चार्ज भी हो जाएगा। अब आते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे, और इसमें जो पहली खबर है वो है वर्ल्ड बैंक की। उसने जो है कार्बन हटाने वाला पहला बॉन्ड जारी किया है। इसकी कीमत कितनी है, 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको मैंने पिछली क्लास में जो मैंने सार इसका पढ़ाया था जिसमें, उसमें अच्छे से समझाया था। तो बॉन्ड है मतलब जिसके पास अतिरिक्त पैसा है वो इस बॉन्ड को खरीदेगा और बाद में ये 9 साल तक उसके पास बॉन्ड रहेगा और 9 साल तक जो पैसा इसके द्वारा दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक को, उस पैसे का इस्तेमाल वर्ल्ड बैंक पर्यावरण अनुकूल कामों में करेगा, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या फिर अन्य काम। तो ये 9 साल तक जो व्यक्ति इसको खरीदेगा उसको फ़ायदा क्या होगा, उसको रिटर्न मिलेगा। मान लिया इसने 100 रुपये लगा के खरीदा तो 9 साल बाद इससे दोबारा वर्ल्ड बैंक खरीदेगा। बस बॉन्ड का इतना ही काम होता है यार।
जब बिल जारी किए जाते हैं तो उनकी अवधि 1 साल से कम होती है और बॉन्ड जो हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए जारी किए जाते हैं। तो जो 100 रुपये में इसने खरीदा है वही जब वर्ल्ड बैंक खरीदेगा तो अपनी निश्चित रेट पे खरीदेगा। मान लिया 110 रुपये पे खरीदेगा तो इसको 100 के बदले 110 रुपये मिलेंगे। यही कारण है कि लोग बॉन्ड या फिर बिल को खरीदने के लिए आगे आते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि ये देखिए 2033 तक परिपक्वता अवधि रखी गई है। अमेजन वर्षा वनों को बचाने की कोशिश की जाएगी और भी कई काम किए जाएंगे, बस याद रखिएगा। 225 मिलियन इसकी राशि है 9 वर्ष के लिए, मतलब 2033 तक, और वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और वर्ल्ड बैंक की जो शाखा है यार उसका नाम तुम याद कर लो, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, उसने जारी किया है। इंटरनेशनल IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए एक कार्यशाला। अब समझ लो यार कि कार्बन कैप्चर होता क्या है। कार्बन कैप्चर जैसे कोई उद्योग चल रहे हैं और कार्बन का एमिशन हो रहा है तो ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा उस कार्बन को तुरंत इकट्ठा कर लिया जाएगा और दूसरी जगह कहीं गहरी चट्टानों में या फिर सतह के नीचे जो है उसको दबा दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। बस यही कार्बन कैप्चर, मतलब कार्बन को पकड़ के कहीं दबा देना, फिर बाद में उसके दूसरे तरीके से इस्तेमाल उसको कर लिया जाएगा। बस यही है। तो इसी पर जो है एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। नीति आयोग ने अमेरिका सरकार के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया, याद रखिएगा। बस यही है। कार्बन कैप्चर का उपयोग भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग करके एक स्वच्छ कोयला गैसीकरण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना है। हवा से CO2 को हटाकर उन उत्सर्जनों को संतुलित कर सकता है। तो ना केवल जो उद्योग लगे हैं या जो फैक्ट्रियां लगी हैं उनसे कार्बन को इकट्ठा करेगा, बल्कि जो हवा में है मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी कैप्चर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण स्वच्छ होगा। गुमटी नदी भैया का है चर्चा में है। बांग्लादेश के पूर्वी जिले में बाढ़ आई है और बांग्लादेश ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बात करें गुमटी नदी की तो ये त्रिपुरा नदी में बहती है और इस पर एक बांध बना है, डंबूर बांध बना है। तो बांग्लादेश कह रहा है कि यही खोला गया और इसी वजह से बाढ़ आई। तो इसीलिए गुमटी नदी आपको याद रखनी है। कहाँ की नदी है? त्रिपुरा की नदी है, जो बांग्लादेश से होते हुए गंगा जी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियां आपको याद रख लेनी, राइमा और शर्मा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला। मतलब यहाँ पे जो भी काम किए जाते हैं वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। उन कामों को करने के दौरान कार्बन का इमिशन नहीं होता है। भारत में 3 नए वेटलैंड फिर से खोजे गए हैं और उनका नामकरण हुआ है। तो अब जो है कुल वेटलैंड कितने हो गए हैं? 85 हो गए हैं। इनके नाम कतई तुम रट लो। नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजुवेली पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तो हैं तमिलनाडु में, और तीसरा हो गया मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। कुल 3 नए रामसर साइट्स जो हैं वो सूची में शामिल हो गए हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये 2 फरवरी 1971 को इस पर साइन किए गए थे। कहाँ? ईरान में एक स्थान है रामसर। ये सब यार तुम खूब जानते होगे, कई बार पढ़ा होगा और मैंने ही कई बार बताया होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक और यूनिक चीज़ आपको याद रखनी है, ये लागू कब हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हो गया था, साइन कर दिए थे 1 फरवरी 1982 को। लेकिन भारत के जो 2 पहले रामसर साइट थे वो कब घोषित हुए थे? 1980 में। इसको, इन 3 फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। तो 2 कौन कौन से थे? एक तो केवलादेव राजस्थान का था, केवलादेव, और दूसरा था चिल्का झील। इन दोनों को 1980 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नील कुरिंजी पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जो है इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। ये काम करता कौन है? IUCN करता है। और किसके जरिए करता है? अपनी रेड लिस्ट के जरिए करता है। ये जो नील कुरिंजी है, ये फूल है, ये 12 वर्षों में खिलता है। तो इसको संकटग्रस्त प्रजाति में डाल दिया गया है, बस याद रखिएगा। और ये फूल सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? तो साइलेंट वैली है। कहाँ ये साइलेंट वैली? केरल में है, यहाँ पर पाया जाता है। और इस वैली से, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कुंती नदी बहती है, इसीलिए इसके नाम में भी कहीं ना कहीं कुंती लगा हुआ है, कुरिंजी। इसका रंग जो है बैगनी और नीला होता है। आदि चुनचनगिरी और चुलनुआर अब यार इसका नाम तुम देख लेना। आदि चुनचुनगिरी और चुलनुआर, इन दोनों को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। आदि चुनचनगिरी कहाँ है? कर्नाटक में, और चुलनुआर जो है वो केरल में है। दोनों को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। और यहीं पर एक फैक्ट अच्छा है, वो तुमको याद रखना चाहिए। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मधुमेह रोधी एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है गुड़मार। कहाँ खोजी गई है?
गया जो बिहार में है, वहाँ पर एक पहाड़ी है ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी, वहीं पर वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। इसका नाम है गुड़मार। ठीक, गुड़ मतलब मीठे को, मारने वाली मतलब मधुमेह को मारने वाली। इसका वैज्ञानिक नाम तुमको याद रखना है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। इससे पहले CSIR द्वारा जो मधुमेह की दवा बनाई गई, मधुमेह रोधी दवा BGR-34, इसका नाम याद रख लेना है। इसमें भी गुड़मार का इस्तेमाल हुआ है। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को शुगर कहा जाता है। तो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इसमें क्षमता है। और ऐसा ये किस कारण कर पाता है गुड़मार? इसमें एक एसिड पाया जाता है, जिम्नेमिक एसिड। ये जिम्नेमिक एसिड क्या करता है? आंतों में शर्करा के अवशोषण को रोकता है। आंतों में शर्करा के अवशोषण को रोकता है और जो ग्लूकोज है वो प्रभाव नहीं दिखा पाता है अतिरिक्त, और इस तरह से मधुमेह कंट्रोल हो जाता है। तो जिम्नेमिक एसिड तुमको याद रखना है, इसी से संबंधित है। और कहीं ना कहीं इसी एसिड के नाम पे ही इसका वैज्ञानिक नाम भी है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। तो जिम्नेमिक या फिर जिम्नेमा ऐसे याद रखिएगा। तो अगर आप एसिड याद रखेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हिंद महासागर में 3 संरचनाओं के नाम जो हैं भारत ने रखे हैं, उन तीनों के नाम देख लीजिए। अशोक सीमाउंट, अशोक चंद्रगुप्त और कल्पतरु। एक है सीमाउंट, अशोक मतलब समुद्र के अंदर कोई बड़ी सी पहाड़ी टाइप की, और 2 हैं रिज, एक चंद्रगुप्त और दूसरा कल्पतरु। इनकी खोज हुई है, और खोज जो है किसने की है? राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र नकपोर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि कहाँ है? गोवा में। इसको यार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि है कहाँ, तो वहाँ पर इसने खोजा है हिंद महासागर में इन संरचनाओं को। और इनको मंजूरी किसने दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी? IOC, इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन, और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो जो IHO है, इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना। अरे यार, इसका हेडक्वार्टर तुम देख लेना, मुझे भी नहीं याद आ रहा है और इसमें दिया भी नहीं है। भारत इसका सदस्य है, बस ये जरूर याद कर लेना। हेडक्वार्टर चाहे छोड़ भी देना, भारत इसका सदस्य है। 61 वर्ष बाद ग्रेट फॉर रिंग क्या है? एक तितली है, तो नाम याद कर लेना, ग्रेट फॉर रिंग। 61 वर्ष के बाद खोजी गई है। कहाँ? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमने पर्यावरण भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है रिपोर्ट और सूचकांक की, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। जस्टिस हेमा कमेटी ने रिपोर्ट जारी की। अब सवाल बनता है कि जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? तो पहले बात करते हैं कि ये हेमा मालिनी नहीं है, ये हैं जस्टिस, पूर्व जस्टिस हैं हेमा। उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। काहे के लिए? मलयालम जो फिल्म उद्योग है, उस उद्योग में महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसकी छानबीन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि महिलाओं के साथ वाकई में यौन शोषण होता है। बाकी आप चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन इसको ऐसे ही याद रखना, जितना बता दिया उतना ही याद रखना। कर्नाटक में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी की और कहा कि सबसे ज़्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है वो कर्नाटक में है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, उसके ठीक ऊपर है। तीसरे स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको याद कर लेना। कुल 3 ही फैक्ट हैं, इनको याद रख लेना है। बहुआयामी भेद्यता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने इसको लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इसको जारी कौन कर रहा है? उंगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन इसको जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो छोटे द्वीपीय राज्य और विकासशील देश हैं, उनको कम ब्याज वाली वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच दे दी जाए, मतलब उनको कम ब्याज पे पैसा मिल सके। बस इसी के लिए ये सूचकांक जारी किया गया है। ये सूचकांक बताएगा कि जो डेवलपिंग देश है या फिर आइलैंड है वो कितना इसके लिए योग्य है, क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या उसके सामने समस्याएं आ रही। बस इसी का मापन जो है इस इंडेक्स के जरिए किया जाएगा। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, याद कर लेना। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 NIRF, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी घोषणा हुई है। कर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय। और इसमें जो बात सामने आई है निकल के, और कहा गया है कि समग्र रैंकिंग, आपको और सब छोड़ देने हैं, दिए तो इन्होंने कई हैं, लेकिन समग्र रैंकिंग आपको याद कर लेनी है। लगातार 6ठे वर्ष इंडियन इंस्टीट्यूट, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, IIT मद्रास, वो पहले स्थान पर रहा है। यूपी का कौनों संस्थान आया है कि नहीं आया? तो IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर जो है वो 5वें नंबर पे है। और देखिए, शिक्षा की बात हो रही है तो मच्छर भी आके यहाँ पे विचरण करने लगा है।
5वें नंबर पे IIT कानपुर है। और क्या देखना है इसमें, ये सब ऊपर का तामझाम आपको छोड़ देना है। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई है और इसको जारी किया है ब्रांड फाइनेंस नाम की एक कंपनी ने। और इसमें कहा गया है कि अच्छा, नाम से देखो जाहिर हो रहा है कि ग्लोबल फूड और ड्रिंक्स की बात हो रही, तो सबसे मूल्यवान ड्रिंक जो है वो भारत का अमूल बना है। इसकी फुल फॉर्म तुम याद कर लेना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये विश्व का सबसे मजबूत और मूल्यवान ड्रिंक है अमूल। ये तो बात हो गई ड्रिंक की, अब बात करते हैं फूड की। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान और मजबूत फूड है वो है नेस्ले, मूल्यवान खाद्य ब्रांड है नेस्ले। ये है कहाँ की कंपनी? स्विट्जरलैंड की। आपने देखा होगा घर में दूध वगैरह आता है तो उस पर 2 तोते बने हुए होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं घोंसले के ऊपर, वही नेस्ले है। बस आपको इतना ही याद रखना है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 500 कंपनियों की वैश्विक लेवल पे एक लिस्ट जारी की और उसमें वॉलमार्ट जो है वो 11वें नंबर पे 11वीं बार जो है पहले स्थान पे रही है। अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट। अपने यहाँ की कौन सी है? स्वाभाविक सी बात है कि रिलायंस ही होगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 86वें स्थान पे है, पहले 88वें पे थी। अब जो एक और खबर है, एक रिपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कतई तुम इसको रट लेना। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। एक फैक्ट तो आपको ये तैयार करना है। इस अवसर पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसका नाम क्या है? भारत के बाघ अभयारण्य आदिवासी बाहर निकलें और पर्यटकों का स्वागत है। इसको अंग्रेजी में याद रखिए, इंडियाज टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स गेट आउट, टूरिज्म टूरिस्ट्स वेलकम। ये रिपोर्ट है। जारी किसने की है? तो आर राग ने जारी की है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इसने इसको जारी किया है। तो ये यही बता रहा है कि जो भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उनके जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस पर्यटन से जो ट्राइब्स हैं उन पे जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो अपना जल जंगल और ज़मीन छोड़ने के लिए बाधित हो रहे हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कहा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कम से कम 5.5 लाख अनुसूचित जनजातियाँ ट्राइब्स जो हैं वो अन्य वनवासी ट्राइब्स और जो दूसरे वनवासी हैं वो विस्थापित होंगे। बस यही इस रिपोर्ट में कहा गया है। तुमको ये संख्या याद रख लेनी है 5.5, और इस संस्था का नाम याद रखना है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। तो इस तरह से दोस्तों 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो तुमको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना धीरे से। और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो पढ़िए, दबा के मेहनत करिए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और खूब पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।